नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। जीत 2017 की, लेकिन तैयारी 2019 की हो चुकी है और शायद इसी मास्टर प्लान पर अब बीजेपी ने सबसे पहले तैयारी शुरू कर दी है। एक के बाद एक कई ऐसी योजनाएं लागू करने की तैयारी हो रही है जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचाया जा सके और यही वजह है मोदी सरकार का किसान आम लोगों के लिए स्कीम लाकर एक नया वोट बैंक बनाने का इरादा दिखता है जो 2019 में जीत दिला सके। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष खड़ा है जहां पार्टियों के भीतर विरोध के स्वर फूट रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता मोदी के खिलाफ एक महागठबंधन की वकालत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या एक पार्टी या एक व्यक्ति के विरोध में खड़ा होने वाला महागठबंधन इतना आसान होगा, वो भी सारी पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के बाद। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ एक ग्रैंड पैनल होगा जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कोई भी पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों न हो, लेकिन जैसे ही फल लगते हैं वो झुकने लग जाता है। भारतीय जनता पार्टी के इस वटवृक्ष पर विजय रूपी फल लगे हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा झुकने का जिम्मा बनता है, अधिक नम्र बनने का जिम्मा बनता है। कांग्रेस में बहुत तबादला करने की आवश्यकता है जिसका जिक्र राहुल जी ने खुद किया। सवाल ये नहीं है कि राहुल रहे या नहीं रहे, सवाल ये है कि जो नेतृत्व रहा है अब तक और जो कि 2 बार 3 बार बहुत बुरी तरह से हारा है, उसमें तबादला लाने का मुझको लगता है बस ये एक पहली सोच है। जहां जहां हम फेल हुए वहां पर अकाउंटेबिलिटी का सिद्धांत लागू करके परिवर्तन हो, एक नया चेहरा, एक नई पार्टी का संकल्प, दशा और दिशा दोनों ही बदलने की जरूरत है। बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज का पहला सवाल, क्या मोदी मंत्र से 2019 में मिलेगी जीत? दूसरा सवाल, क्या विपक्ष के बिखराव का मिलेगा फायदा? तीसरा सवाल, क्या मोदी के खिलाफ एकजुट होगा विपक्ष? और बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज का चौथा सवाल, क्या 2019 में विपक्ष मोदी को दे पाएगा चुनौती? तो ये कुछ बड़े सवाल है जिनको हम अपने इस डिबेट में उठाएंगे। मेरे साथ इस डिबेट में बात करने के लिए कुछ बड़े नाम हैं। मेरे साथ सुधांशु मित्तल जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। बीजेपी के लीडर मेरे साथ पीएल पुनिया जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के लीडर नावेद सिद्दीकी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी मेरे साथ राजीव रंजन जुड़ चुके हैं। स्पोक्स पर्सन जनता दल यूनाइटेड मेरे साथ अनिल आनंद है, सीनियर जर्नलिस्ट। और थोड़ी देर में मेरे साथ सुधींद्र भदौरिया भी इस पैनल पे ज्वाइन करेंगे, लीडर बीएसपी। आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक कमेंट मैं जेडीयू से लेकर शुरू करूंगा इस डिबेट को। राजीव रंजन, ये बिल्कुल दिखता है कि अब सारी पार्टियां कमोवेश, बीजेपी तो ये दिखती है कि 2019 के चुनावी मोड में जा चुके हैं। और एक बात यह भी है, अगर बीजेपी वर्सेस ऑल को देखें तो जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पर देखते हैं सामने जो कहीं ना कहीं पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए एक सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखते हैं। क्या आपको लगता है कि 2019 की तैयारी अब सबको शुरू कर देनी चाहिए? और जिस तरह से 2017 के चुनावों में बीजेपी ने जीत हासिल की है, जीत कहें या कहें बंपर जीत हासिल की है, 2019 का एक ही तरीका है इसको रोकने का और वो है महागठबंधन। देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अगर बड़े दलों का गठबंधन हुआ होता तो चुनाव परिणाम जो आज हैं वो नहीं होते। दोनों बड़े दल अगर एक साथ लड़ते और उनके साथ कांग्रेस होती तो धर्मनिरपेक्ष मतों का विभाजन नहीं होता और वैसी स्थिति में इस विजय रथ को रोका जा सकता था। हम ये पहले भी मानते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बड़ी है, प्रभावी चुनौती है और उसको बेअसर करने के लिए एक मजबूत तैयारी की जरूरत थी जिसमें कहीं ना कहीं कमियां रह गई। आज जो आज के राजनीतिक परिदृश्य को अगर मैं देखता हूं तो मुझे ये महसूस होता है कि ये चुनाव पूरी तरह से 2019 का खुला हुआ चुनाव है। दोनों ही पक्ष के लिए संभावनाएं हैं। केवल इस चुनाव की अगुवाई किस चेहरे के साथ हम करते हैं और देश में जो राजनीतिक स्थितियां आज हैं, जो सामाजिक स्थितियां हैं, जो आर्थिक हालात हैं,
वो आज भी राजीव रंजन जी, मैं यही सवाल आपके पास लेकर आने वाला था। अगर परिणाम नहीं दे पाए, मैं यही सवाल आपके पास लेकर आने वाला था कि 2014 में जिस तरह हमने देखा कि विपक्ष एकजुट नहीं आ पाया और बीजेपी की बड़ी जीत हुई, तो क्या 2019 में विपक्ष कैसे आएगा एक साथ, किन शर्तों पर आएगा और नेता कौन होगा? क्योंकि नीतीश कुमार अगर पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं तो उधर ममता बनर्जी भी हो सकती हैं, उधर कांग्रेस का इन दोनों की लीडरशिप को मानेगी, यह भी एक सवाल है। देखिए, एक बात बहुत क्लियर है कि नीतीश कुमार जी ने अपनी तीसरी पारी में जिस तरह से बिहार में कार्य किए हैं और इन 11 वर्षों का जो शासन, अगर इसका हम देखें तो कहीं ना कहीं जो कमजोर तबकों के अंदर जो भरोसा पैदा हुआ है, विकास की जो रफ्तार है वो कायम है, और साथ ही साथ गठबंधन राजनीति को साधने का जो एक तरीका है, चाहे वो एनडीए के दौर को याद करें या आज, वो एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो सभी दलों को विश्वास में लेकर बेहतर सामंजस्य के साथ परिणाम निकाल सकते हैं। ठीक है, और आज देश की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो यही है। ठीक है, मैं मान गया आपकी बात। मतलब आपके हिसाब से नीतीश कुमार ही एक ऐसे सर्वमान्य नेता हो सकते हैं जो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। पीएल पुनिया, लीडर कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनिया साहब, आपका भी स्वागत है इस डिबेट पर। तो पुनिया साहब, 2019 की तैयारी तो शुरू कर दी बीजेपी ने, ये साफ है। प्रधानमंत्री ने कह दिया, ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी का सामना कर पाएंगे, जिस तरह से इस वक्त 2017 में इतनी भारी हार के बाद? और वो क्या कौन से वो आपके मुद्दे होंगे या कैसे आप जाएंगे 2019 में, ये बताएं प्लीज। देखिए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत से वादे किए थे, जिसमें काला धन के बारे में आप जानते हैं, रोजगार देने के बारे में जानते हैं, एमएसपी किसानों को देने की बात, सब पूरे वादे की भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज जब बात करते हैं, इन वादों की बात करते हैं, तो नए नए वादे करने लगते हैं कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को डबल कर देंगे, किस तरीके से कर देंगे, क्या रोड मैप होगा, वो कुछ नहीं बताया। डिमोनेटाइजेशन में तत्काल से उन्होंने, इनके लोगों ने जा के ये कहा है कि सबके अकाउंट में पैसा आने वाला है, और डिमोनेटाइजेशन का जो नोटबंदी का बात कह रहे हैं वो बड़े लोगों के खिलाफ है, ताकि उनके अनुभवी नेता हैं। आप अब भी ये बात कर रहे हैं, 2017 के इतने हैवी मैंडेट के बावजूद आप ये बात कह रहे हैं कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, जनता के साथ धोखाधड़ी की, नोटबंदी में जो लोग कह रहे हैं। सर, 324 सीटें उत्तर प्रदेश से आना, ये क्या बताता है? अपना दल से कम सीटें कांग्रेस को आना, ये क्या बताता है? मणिशंकर अय्यर, सत्यव्रत चतुर्वेदी, संदीप दीक्षित, विश्वनाथ राणे, प्रिया दत्त के ये एक के बाद एक बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, ये क्या बताता है सर? देखिए, नेताओं के बयानों की फहरिस्त लेके बैठने से कोई फायदा नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हमारी हार हुई है, बुरी तरह से हार हुई है, लेकिन उसके बाद पंजाब में भी इलेक्शन हुआ, उसके बाद आपका मणिपुर में भी हुआ, गोवा में भी हुआ। गोवा में मैंडेट पूरी तरह से खिलाफ, चीफ मिनिस्टर और 6 मिनिस्टर वो पूरी तरह से हारे, और हमारे ज़्यादा कैंडिडेट एमएलए जीत के आए। इसी तरह मणिपुर में आए, तो अकेले कह देना कि यूपी में ऐसा हो गया, उत्तराखंड में हो गया, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई एक तरफा नहीं है। और ये भी बात सामने है, जैसे अभी बताया जा रहा था कि 2014 में क्योंकि मतों का विभाजन हुआ, नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को केवल 31% वोट मिले थे, 69% वोट तो उनके अगेंस्ट पड़े थे। अगर वो 69% वोट अगर इकट्ठे हो जाते, 69% वोट इकट्ठे कैसे होंगे सर? यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं 2019 में, क्योंकि आपके नेता कह रहे हैं कि अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं रोक पाएगी। अभी से कैसे बता देंगे? वो अभी कैसे बता देंगे? गठबंधन बन पाएगा कि नहीं, कैसे बता देंगे सर? अभी से बीजेपी अभी से चली गई चुनावी मोड, इसके ऊपर को देखिए, बीजेपी अभी कुछ नहीं चली गई। ये जिस तरीके से ध्रुवीकरण करके धर्म के आधार पर समाज को बांट के चुनाव कर रहे हैं, वहां कब्रिस्तान और शमशान की बात कर करके जो किया, तो उसका क्या इरादा था? कौन सा एजेंडा था? कौन सा? मुझे पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं जनता के मैंडेट के तौर पर अलग-अलग बिजली के भेदभाव होता है, तो कहीं ना कहीं यूपी की जनता ने बात पसंद की है। किस विकास की बात कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूं
कि नरेंद्र मोदी किस मैं यही सवाल आपका लेके जाऊंगा। मेरे साथ सुधांशु मित्तल थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं सर, बीजेपी लीडर सुधांशु मित्तल थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। आपके इन्हीं सवालों को उनसे पूछेंगे और उनका जवाब भी लेंगे, लेकिन तब से उससे पहले मैं लखनऊ का रुख करता हूं। नावेद सिद्दीकी, उत्तर प्रदेश में काम बोलता है, आपने नारा दिया था, लेकिन जनता को आपका काम नहीं प्रभावित कर पाया। आपकी भी बुरी हार हुई है, ये आप भी मानते हैं। लेकिन नावेद सिद्दीकी, सवाल ये है कि 2019 में आपको भी जाना है। 2014 का हमने चुनाव देखा था, जहां पर बहुत बुरा हाल था सारी पार्टियों का उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को छोड़कर, उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है। 2019 की क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की? गठबंधन जो 2017 के चुनाव में देखने को मिला, वो एक महागठबंधन की शक्ल लेगा, या आपको लगता है कि गठबंधन के नहीं, हम दोनों ही निपट लेंगे 2017 में जैसे हमने चुनाव लड़ा बीजेपी के खिलाफ? गौरव भाई, देखिए 2017 की ये जो हार है, जहां तक आपने इसका भी जिक्र किया, पुनिया साहब भी कर रहे थे, तो अभी 19 में वक्त है, लेकिन 19 की तैयारी भी हम लोगों ने शुरू कर दी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठ गए हैं। बहुत खूबसूरत एक शेर है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल यानी बच्चे, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो जीतना हारना ये सारी चीजें जो है राजनीति में चलती रहती हैं। कभी हम आगे, कभी तुम आगे, ये सारी चीजें जो है होती रहती हैं, और ये एक जमाने से होती आ रही, आजादी के बाद से होती आ रही, कोई नई चीज नहीं है। तो जनता के मैंडेट का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और जनता ने जो सम्मान दिया, और आपके चैनल के माध्यम से, राष्ट्रीय चैनल है और इस वक्त करोड़ों लोग देख रहे होंगे, आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी की तरफ से, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी के पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो विकास के काम अखिलेश यादव जी ने कर दिए उत्तर प्रदेश में 2012 में और अपनी सरकार बनाने के बाद, तो उसी को 2017 में जो अब मैंडेट आपको मिला है, तो हमें यकीन है कि मोदी जी अखिलेश जी के किए हुए विकास कार्यों को अब और गति देंगे और आगे बढ़ाएंगे और एक अच्छा उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश करेंगे। और जो वादे किए हैं उत्तर प्रदेश की जनता से, देखिए वादों के ऊपर जाइए। आज जनता जो है, इतने वादे किए गए, इतने उनको ख्वाब दिखाए सर, गए, उसके लिए तो 5 साल दे दीजिए। कहीं ना कहीं सर वादे जो किए गए उसके ऊपर हम है ना, हम आपको बुलाएंगे और उन वादों के ऊपर हम रियलिटी चेक करेंगे। जो ख्वाब दिखाए गए सर, वो उन वादों पर हम रियलिटी चेक करेंगे और आपको बुलाएंगे और आपसे ही पूछेंगे और बीजेपी के नेताओं से ही पूछेंगे कि सर आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया था 2017 में, आज 2 साल बाद या 4 साल बाद आपने कितने वादे पूरे किए? उसके लिए तो छोड़ दीजिए, वादे जो दिखाए उन्होंने उसका वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन नावेद सिद्दीकी साहब, 2014 में वादे किए तो उसका रियलिटी सर तो 2017 में होना चाहिए था। 2017 का चुनाव तो सबसे बड़ा रियलिटी चेक है सर। लेकिन नावेद सिद्दीकी, आपने एक बड़ा अच्छा शेर बताया कि वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। सोशल मीडिया पे तो ये लोग कह रहे हैं कि इन यूपी के लड़कों को मोदी ने तिफली बना दिया, बच्चे ही बना दिया और दिखा दिया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। क्या आपको लगता है आपके पास कोई एक काट है 2019 में मोदी और अमित शाह की जोड़ी को चैलेंज करने का? आपको लगता है कोई एक मुझे एक आधार बताइए कैसे आप जाएंगे? वो कौन सा आपके पास हथकंडा होगा, वो कौन सी आपकी रणनीति होगी जिससे आप इस जोड़ी का मुकाबला करेंगे जो एक के बाद एक सारे फतेह के लिए फतेह करती जा रही है? एक आध को छोड़ दें तो। हम विकास के मुद्दे को लेकर चले थे, विकास के मुद्दे की ही बात करेंगे और पॉजिटिव राजनीति में बिलीव करते हैं। अखिलेश यादव जी ने हमेशा सकारात्मक राजनीति करी है और कभी भी वो निगेटिविटी में नहीं गए और ना किसी के बारे में उन्होंने कुछ गलत कहा। वो अपने काम की बात की, उन्होंने अपने विकास की बात की और अपने डेवलपमेंट की बात की। हाँ, ये बात दूसरी है कि जनता को हमारी बात नहीं समझ में आई। चलिए ठीक है, हमने स्वीकारा और ये जो हमें हार मिली है इसके लिए हम चिंतन और मंथन सारी चीजें कर रहे हैं। लगातार आज भी बैठक हुई है, हमारे जितने भी माननीय विधायक जीत कर आए उनके साथ बैठक की गई और लगातार अब ठीक है आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से, कहां पे हम पीछे रह गए। काम तो हमने बहुत किया। गौरव भाई, एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके चैनल पे कहना चाहूंगा कि हम काम में तो बहुत आगे थे, प्रचार में हम पीछे रह गए। सर तो वो भी प्रचार में कहीं ना कहीं हमसे कमी हो गई। पीछे रह गए तो फिर कैसा काम? ये मानते हैं कि हमसे कहीं ना कहीं कमी हो गई। प्रोडक्ट अच्छा हो, मार्केटिंग ना कर पाए तो कैसे? काम तो किया, हमें मार्केटिंग छोड़िए, जनता से जो वादे किए,
जनता से जो वादे किए हुजूर, वो वादे तो पूरे कर दिए। चलिए ठीक है सर, जनता ने तय कर दिया। मैं इस पर अपना मैं क्या बोलूं और आप क्या बोले, जनता ने ऑलरेडी बोल दिया है। विश्वास करे, जो जनता आपके ऊपर विश्वास करे, जो जनता आपके ऊपर भरोसा करे, उनकी उम्मीद पे खरे उतरने की बहुत अच्छी बात है सर। मार्केटिंग हम नहीं करते, मार्केटिंग तो दूसरे लोग करते हैं। अब तो सबके सामने है नतीजे, इस पे क्या टिप्पणी करें और क्या एनालिसिस करें। लेकिन अनिल आनंद, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल आनंद, क्योंकि 2019 की तैयारी में बीजेपी चली गई है, पीएम ने पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी और उसके अलावा कार्यकर्ताओं को दिए मैसेज में साफ कह दिया, ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि 2019 की तैयारी में अभी से जुट जाइए। क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो मोमेंटम बनाया है वो उसको बनाने के बरकरार रखना चाहते हैं, और क्या आपको लगता है इस मोमेंटम का सामना करने के लिए विपक्षी दलों के पास बजाय एक महागठबंधन के कोई और विकल्प है? देखिए, गौरव, युद्ध में समय की भी एक सिलेक्शन की जाती है और ये भी सिलेक्शन किया जाता है कि दुश्मन का कौन सी कमजोर कड़ी है। आप अटैक मुतवातर कर रहे हैं, उनको हरा भी रहे हैं या कुछ पिछड़ भी रहे हैं, एक समय ऐसा आ जाता है जहां आपको महसूस होता है कि दुश्मन बहुत कमजोर है, तो उस बार कहीं रात को भी हमला किया जाता है, कभी तड़के भी हमला किया जाता है। मोदी जी ने जो आज कहा, ये केवल अपने कार्यकर्ताओं के लिए और बाकियों के लिए नहीं है। मुझे लगता है ये बड़ा स्ट्रांग मैसेज, साइकोलॉजिकल एक मैसेज जो है वो विपक्ष के लिए है, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, बहुत बड़ी हार का सामना हुआ है। तो मुझे लगा कि उनका जो एक साइकोलॉजिकल माइंड कहीं पे काम कर रहा है, उनको ये लगा कि इससे अच्छा एक और प्रहार, साइकोलॉजिकल प्रहार करने का अच्छा मौका नहीं हो सकता, ताकि अगर वो कोशिश, तो अभी बहुत समय लगेगा विपक्ष को इकट्ठे होते, मेरा ये मानना है। कुछ अच्छे नेता हैं, राजीव जी ने कहा, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे नेता हैं, मानते हैं सब लोग, और पॉजिटिव सोच के नेता हैं। अखिलेश पॉजिटिव सोच के नेता हैं, जैसे नावेद भाई ने कहा। कुछ हद तक राहुल गांधी भी पॉजिटिव सोच के नेता है। प्रॉब्लम यह है कि जब तक पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि क्या इकट्ठे हो पाएंगे, फिर अगर इकट्ठे हो पाएंगे तो नेता कौन होगा। नीतीश बहुत अच्छे नेता हैं, जब तक बाकी उनके गुट नहीं मानेंगे, एलाइज नहीं मानेंगे, अच्छे नेता हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। अब पुनिया जी ने कहा कि वादे पूरे नहीं हुए, अगले चुनाव में भी ये बात होगी। पुनिया जी ने एक और चीज की मैं चाहता हूं उस पर भी आप जोड़े अपने कमेंट में। उन्होंने कहा कि नेता क्या कह रहे हैं उनकी फहरिस्त लेके मत बैठिए, लेकिन जब एक के बाद एक बड़े नेता कुछ बोलने लग जाए तो उसका क्या मतलब बनता है? देखिए, मैं पहले चलो इसी का जवाब देता हूं। मुझे लगता है कि भी इसको भी पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए पुनिया जी को और उनकी पार्टी को। जब तक आप डाइसेंटिंग व्यूज या कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज या लोगों की दिल की जो आह है वो नहीं सुनेंगे, जो उनको कष्ट है वो नहीं सुनेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। लिहाजा कुछ चीजें अंकुश लगानी चाहिए, कुछ चीजें बातें उन नेताओं को शायद नहीं करनी चाहिए पब्लिकली, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इन हालात में इस चीज को भी वेलकम करना चाहिए। दूसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वायदे पूरे किए कि नहीं किए ये चलता रहेगा। इसको अभी भी कांग्रेस ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी मोदी जी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की, नहीं हो पाया। मेरा ये मानना है कि मोदी जी का मुकाबला विपक्ष को, चाहे वो इकट्ठे लड़े या अकेले लड़े, दो फ्रंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो उनकी गवर्नेंस, उनका हिसाब लेना होगा जो वो कर रहे हैं, शायद और करना पड़ेगा। दूसरा, उनको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पे ये कैसे काउंटर स्ट्रेटजी हो सकती है, वो अभी तक विपक्ष की वो काउंटर स्ट्रेटजी जो है, उस लड़ाई में मोदी जी कहीं आगे हैं उनसे। मोदी जी की वो स्ट्रेटजी गलत हो सकती है, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन विपक्ष को शाना बशाना चलना पड़ेगा। उतना एग्रेसिव नहीं तो कहीं ना कहीं उनके एग्रेशन का मुकाबला भी करना पड़ेगा, अन्यथा बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, मैं अब आपके पास आऊंगा। पीएल पुनिया साहब, आपने सुना कि वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद क्या कह रहे हैं, लेकिन सर मुझे लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी एक वक्त हुआ करता था जब देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, और आज बहुत छोटी पार्टी के तौर पर सिमटती हुई दिख रही है। क्या इसका एक कारण ये नहीं है पीएल पुनिया साहब कि आप सही चीजों को एड्रेस करते बचते हैं? आप जो प्रॉब्लम हो रही है, जिसको जो एक के बाद एक बड़ी आवाजें आपकी पार्टियों में निकल रही हैं, आप उनको एड्रेस करना नहीं चाहते। मणिशंकर अय्यर जब बोलते हैं कि ठीक है राहुल गांधी जी को आप मत देखिए, लेकिन उसके अलावा जनरल सेक्रेटरीज, उसके अलावा तमाम बड़े लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो CWC में जाएं, नए लोगों को आने का मौका दें। तो आपको लगता नहीं कि जिस ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रक्चरल चेंज की बात राहुल गांधी कह रहे थे वो केवल बात रह जाती है, आप कर नहीं पाते? मैं आता हूं आपके पास। मणिशंकर अय्यर का एक बयान जिसको मैं कोट कर रहा हूं वो सुना दूं, उसके बाद मैं आपका जवाब लूंगा पीएल पुनिया साहब। कांग्रेस में बहुत तबादला करने की आवश्यकता है, जिसका जिक्र राहुल जी ने खुद किया। सवाल ये नहीं है कि राहुल रहे या नहीं रहे, सवाल ये है कि जो नेतृत्व रहा है अब तक और जो कि 2 बार 3 बार बहुत बुरी तरह से हारा है, उसमें तबादला लाने का मुझको लगता है बस ये एक पहली सोच है।
पीएल पुनिया साहब? नहीं, ये तो हम लोग भी कहते हैं, राहुल जी भी कहते हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि इनका ये गलत कह रहे हैं। ये सब आवाज़ सुनी जाती है, बैठ के डिस्कशन होता है। ये जो बाहर आवाज़ निकली है उसको अंदर बैठ के भी सब चर्चा होएगी। तो ऐसा नहीं है कि उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आपको शायद ये इम्प्रेशन हुआ कि जैसे कांग्रेस पार्टी ऐसी आवाज़ सुनने के आदी नहीं है। हम आवाज़ भी सुनते हैं, उसका समाधान भी करते हैं। जहाँ तक चेंजेस करने का है, हाँ चेंजेस तो समय के साथ में परिवर्तन होता ही है और होगा। राहुल जी ने स्वयं भी कहा है और पिछले 2-3 साल में अनेक जगह प्रदेश कांग्रेस जिम्मेदारी तय करने की बात आती है तो आप लोग जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करते? पीएल पुनिया साहब, जब राहुल गांधी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में पूरा कैंपेन लीड करते हैं और जब आप पंजाब में जीत का श्रेय राहुल गांधी को देते हैं तो यूपी में हार की जिम्मेदारी उन पर क्यों नहीं डालते आप लोग? क्या डरते हैं? क्या आपको लगता है कि आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते? अगर डेमोक्रेटिक पार्टी है तो आप जैसे लोगों की बात वहां सुनी जानी चाहिए। मणिशंकर अय्यर कहीं ना कहीं सीधे राहुल गांधी पे ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं। वो उन्होंने अपनी बात कही है, अपने हिसाब से बात कही है। जब राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, वो उन्होंने पंजाब भी देखा है, उन्होंने मणिपुर भी देखा है, उन्होंने गोवा भी देखा, उन्होंने उत्तर प्रदेश भी देखा। जितना उत्तर प्रदेश देखा उतना बाकी भी प्रदेश देखे। तो ये एक मिक्स्ड रिजल्ट है और उसमें कह देना कि नहीं उनका नेतृत्व फेल हो गया और ये कहना, मैं समझता हूं किसी तरह से भी उचित नहीं है। अगर नीचे देखा जाए माइक्रो लेवल पर कि कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, एक बगल वाली सीट के ऊपर हम जीतते हैं और दूसरे पे हम अगर जमानत जब्त हो जाती है तो क्या उसके नेतृत्व वहां पर अच्छा है और यहाँ पर खराब नेतृत्व हो गया? तो कौन है ऐसा जिसकी मेहनत में माहौल में कमी आ जाती है, हार जीत का फैसला हो जाता है? सर बिल्कुल नहीं। उसके ऊपर कह देना कि राहुल जी, सर 5 मैचों की सीरीज 2-0 से ड्रॉ हो जाए, 5 मैचों की सीरीज आप 2-3 से हार जाए समझ में आता है, क्लीन स्वीप हो जाए या 4-1 से हार जाए, उसके बावजूद आप कहें कि मिक्स रिजल्ट है तो समझ में नहीं आता सर। अब वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो आपकी पार्टी है, आपको एनालिसिस करना है, लेकिन सामने तो 4-1 का रिजल्ट दिख रहा है सर। सुधांशु मित्तल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु मित्तल, स्वागत है, थोड़ा देर से आप हमारे साथ जुड़े सर। लेकिन सर 4-1 कैसे हो गया? अरे आप देखिए मणिपुर और गोवा में तो वो क्या सरकार तो बीजेपी की बनी है, हमारे खिलाफ आपके एमएलए गोवा के आपके एमएलए विश्वजीत राणे जो आपके विपक्ष से धांधली हुई है, आपके लीडर अपोजिशन हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आज मैं आऊंगा उस मुद्दे पर, आऊंगा तिलांजलि देके पुनिया साहब, मैं आऊंगा आपको तिलांजलि देके के भाग के जो पहुंच गया वो कहेंगे चलो तुम ही सरकार बना लो, तो ये संविधान इजाजत। अच्छा ठीक है सर, मैं उस मुद्दे पर आऊंगा, आप बोलिएगा। मैं लेकिन आपने कुछ सवाल उठाए थे, मैं सुधांशु मित्तल के पास चला जाऊं, उसका इजाजत आप बीजेपी को भी शामिल करते हैं इस डिबेट में। सुधांशु मित्तल, ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसके जरिए क्या संदेश दिया अपने कार्यकर्ताओं को? और क्या माने कि 2017 में जीत के बाद बीजेपी ये सोचती है कि 2019 अगर थोड़ी सी और तैयारी कर ली जाए तो बिल्कुल हाथ में रखा हुआ है? क्या यही आप मानते हैं कि अगर महागठबंधन नहीं हुआ तो आपके सामने कोई नहीं ठहर पाएगा 2019 में? पहली चीज है, ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, देश के प्रति अपने समर्पण की अभिव्यक्ति का ये वाक्य है कि देश सेवा में ना मैं बैठूंगा ना रुकूंगा और ना ही संगठन को मैं कोई ढिलाई आने दूंगा। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा एक मूल मंत्र दिया है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि इस समय जो देश की परिस्थितियां हैं और जो देश में उत्साह है, उस उत्साह में हर व्यक्ति को देश की प्रगति में अपना योगदान देना चाहिए। और प्रधानमंत्री के इस आह्वान पे आप देखेंगे कि लाखों करोड़ लोग जो है इस अभियान में जुड़ने वाले हैं, तो इसका मैं स्वागत करता हूं। अब जहां तमाम जो बातें अभी सुनने को आई थी, जितनी उत्तेजना से और जितने आक्रोश से पुनिया जी बोल रहे थे, मैं तो पुनिया जी से कहता हूं, पुनिया जी किसने कहा आप हारे? अरे आप तो 5 जगह जीते हैं भाई, और आपका नेतृत्व पे तो जनता ने विश्वास जाहिर करा है। हमने कब कहा कि आप हारे हैं? तो आप खामखा के लिए हम लोगों पे इतने आक्रोशित हो रहे हैं। भैया हम पे क्यों आक्रोशित हो रहे हैं? हम तो बहुत खुश हैं।
राहुल जी का नेतृत्व स्वागत योग्य है, उन्होंने नई दिशा दिखाई है देश को, आपके कार्यकर्ताओं को दिखाई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम तो अपनी तरफ देखते हैं। आपके संगठन का मामला आप जानिए, आप इन चुनावों का क्या आशय निकालना चाहते हैं, आप इन चुनावों में क्या संदेश लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो आप सोचिए। हमारे सामने स्पष्टता से संदेश है कि ये देश जो है ये उम्मीद की राजनीति पे अपने को केंद्रित करे हुआ है। नहीं सुधांशु जी, आप अपने को देखते हैं, लेकिन राजनीति में आपको दूसरे को देखना पड़ेगा। क्या महागठबंधन बनता है तो आप उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि आपके विजय रथ को महागठबंधन ने ही बिहार में रोका था। ऐसा है गौरव जी, जब हम किसी की तुलना करते हैं तो तुलनात्मक कोण जो होते हैं वो समान होने चाहिए। जैसे बिहार में महागठबंधन इसलिए बन पाया क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी जो थे वो सजा याफ्ता थे और इसलिए वो मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो वहां पे नेतृत्व के अंदर कोई संघर्ष नहीं था। मैं आ रहा हूं राजीव रंजन। अब जैसे यूपी में है तो क्या मायावती जी नेतृत्व करेंगे और अखिलेश उनके डिप्टी होंगे, या अखिलेश नेतृत्व करेंगे और मायावती जी उनके सानिध्य में काम करेंगी? इन सबके बारे में कहना बड़ा आसान है, लेकिन राजनीतिक मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्षेत्रीय क्षत्रपों को जो जिनको महागठबंधन बनाना है उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है कि वो किसी के लीडरशिप के नीचे आएंगे नहीं और इसलिए महागठबंधन बनेगा नहीं। एक छोटा सा रिप्लाई सुधांशु मित्तल, अगर किसी भी तरह किसी भी शर्त पर महागठबंधन बन गया तो क्या आप जीत पाएंगे या आप सामना कर पाएंगे? फिर मैं आता राजीव रंजन। मैं वही, अब गौरव जी देखिए क्या आता है। अरे देखिए महागठबंधन बन गया तो फला इसकी वोट, फला इसकी वोट और फला इसकी वोट, तो इन तीनों का गुण कर लीजिए तो हमारी वोट जो है भाजपा से ज्यादा हो जाएगी, हम जीत जाएंगे। तो मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ जाता है, वो पहले भी सुना चुका हूं आपके चैनल पे, कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। ये जो है ना गुणा सब्ट्रैक्शन एडिशन जो करते रहते हैं, और राजनीति में तो कई बार 2/2 4 से ज्यादा भी हो जाता है सर। राजनीति जनता की आकांक्षाओं की 2/2 4 से भी ज्यादा हो जाता है राजनीति में, लेकिन वो वक्त की बात है। मैं एक छोटा सा कमेंट इसी पर लेना चाहता हूं अनिल आनंद से, फिर राजीव रंजन मैं आपके पास आता हूं। अनिल आनंद, सुधांशु मित्तल कह रहे हैं, उन्होंने एक वाजिब 24 करना चाहिए तो जरूर करिए सर आता हूं मैं। उन्होंने एक वाजिब सवाल उठाया और सवाल ये उठाया कि भाई ठीक है, उत्तर प्रदेश में बिहार में की तरह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अखिलेश और मायावती शायद एक दूसरे के अंडर लीडरशिप में ना काम करना चाहें। क्या 2019 में भी यही हो सकता है? देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं। सुधांशु मित्तल मेरे मित्र हैं और बड़े एक्सपीरियंस्ड राजनेता खुद भी हैं। छात्र राजनीति से लेकर जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट लेके आज तक इन्होंने देखा है। मेरा एक छोटा सा प्रश्न इन्हीं से है, क्या भाजपा भी इन्हीं कोलिशंस की उपज नहीं है? क्या भाजपा की ग्रोथ इन्हीं कोलिशंस की वजह से नहीं हुई? क्या जनता पार्टी जब बनी तो भाजपा के बाद सबसे ज्यादा दिग्गज नेता थे? तो क्या ये हालात इकट्ठा कर देते हैं किसी वक्त? उस वक्त इमरजेंसी का एक था माहौल, उसके खिलाफ लड़ाई थी। हो सकता है आज एग्जिस्टेंस की लड़ाई, ये इतना आसान नहीं होगा इनके लिए इकट्ठा करना, मैं फिर क्वालिफाई कर रहा हूं इस चीज को। लेकिन जब एग्जिस्टेंस की लड़ाई हो जाती है, जब सर्वाइवल की लड़ाई हो जाती है, तो भी राजनेता सोचते हैं कि इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा होने की चेष्टा करेंगे, लड़ेंगे भी। वो एक अलग बात है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा कल को पावर आ गई तो अलग स्ट्रगल एक होगी। लेकिन ये दरकिनार कर देना, जाहिर है सुधांशु मित्तल एक रूलिंग पार्टी के नेता है, उनको वो सहज भाव से वो कहना ही है जो उन्होंने कहा। लेकिन वो ये भी याद रखें कि भाजपा की ग्रोथ में भी नहीं, तो फिर क्या आप ऐसा कोई समय देखते हैं, ऐसा कोई माहौल देखते हैं जब नीतीश कुमार ममता बनर्जी की लीडरशिप के तहत आ जाएं, या आप देखते हैं कि राहुल गांधी को अगर पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया जाए तो सारी विपक्षी पार्टियां उस तरफ आ जाएं? कहीं ना कहीं अगर माहौल देखते हैं, अगर उनको लड़ना होगा, मोदी जी के इस जगरनॉट को अगर रोकना होगा तो कहीं ना कहीं उनको इकट्ठे आना होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की लीडरशिप को मानना होगा। और मुझे लगता है अगर खुले दिल से बैठ के बहस करेंगे तो जैसे पिछले वक्तों में कोalition बना है, बन सकता है। लीडरशिप में आएंगे गठबंधन में, अगर वो पीएम पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट होते हैं तो भी आप तैयार होंगे? अगर नीतीश कुमार के अलावा कोई और पीएम पद के लिए सामने रखा जाता है महागठबंधन की तरफ से तो भी आप तैयार होंगे? क्योंकि मोदी वर्सेस ऑल है और मोदी को रोकना है, इसलिए किसी भी शर्त पर आप आएंगे महागठबंधन में?
आपके कई सवालों का जवाब तो भविष्य के गर्भ में है। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, जो कुछ भी गोवा में हुआ है, जो मणिपुर में हुआ है, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की दुर्दशा हो रही है और देश में जिस तरीके से एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को सेफ्रेनाइजेशन का शिकार बनाया गया है, जो दृश्य बनने जा रहा है, आप 71 में श्रीमती गांधी की लोकप्रियता देखें और 1973 में गुजरात में उनके खिलाफ आंदोलन हुआ, 1974 में बिहार में आंदोलन हुआ और 77 आते आते इंदिरा जी बुरी तरह से पराजित होकर के राजनीतिक परिदृश्य से। लेकिन सर अभी तो जो हाल फिलहाल में घटनाएं घटी हैं, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जेडीयू का झुकाव बीजेपी की ओर दिखता है। मेरे साथ सुधींद्र भदौरिया जुड़ चुके हैं, बीएसपी के लीडर। मैं आप अपनी बात पूरी कर लीजिए राजीव जी, फिर मैं उनके पास जाऊंगा। गौरव, गोवा के परिप्रेक्ष्य में एक छोटी सी बात है, बस मैं आपका थोड़ा वक्त लूंगा। दूसरी तरफ 2001 एक बात बहुत क्लियर है, और राजीव गांधी जब आए थे, जो अपराजेय जनादेश था, कोई जानता था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह निकलेंगे और मिस्टर क्लीन के खिलाफ निकल करके भ्रष्टाचार की लड़ाई होगी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। देखिए, इतिहास के गर्भ में जो चीजें हैं वो भविष्य में इतिहास के गर्भ में बहुत कुछ है। इतिहास के गर्भ में हमने देखा है कि कैसे वातावरण, कैसे एक गठबंधन बना था, लेकिन प्रधानमंत्री के मुद्दे पर ही उस गठबंधन में फूट पड़ गई और वो गठबंधन जो कर सकता था नहीं कर पाया। ये हमने इतिहास में देखा है। 2019 का चुनाव खुला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारे गलतफहमियों से उभरना होगा। जमीनी सच्चाई गलतफामियां हैं या ये गलतफहमियां हैं या विपक्ष की तरफ से उनको दिए गए संकेत है। मैं सुधींद्र भदौरिया के पास जाऊंगा। सुधींद्र भदौरिया के पास जाऊंगा, लेकिन इससे पहले सुधांशु मित्तल कुछ कह रहे हैं, वो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सुधांशु जी, उसके बाद नावेद आपके पास भी आता हूं। नावेद भाई वहीं पे लगवा लीजिए, 1 मिनट में आता हूं। सुधांशु जी। गौरव जी, अनिल जी की बात आपने सुनी, मेरे बड़े भाई हैं, बहुत सम्मान करता हूं उनको। लेकिन अनिल जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, भाजपा का जो विकास हुआ वो एंटी कांग्रेसिज्म की राजनीति करके नहीं हुआ। जब हम अपने एजेंडा पे आके अपनी विश्वसनीयता के साथ लोगों के पास गए, तब हमारा विकास हुआ। वो जमाना था, देखिए पहले क्या है कि किसी भी परिप्रेक्ष्य को आज के दिन रेफरेंस पॉइंट बनाना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि 77 तक की राजनीति तो एक दल की राजनीति थी। आज वो नहीं स्थिति। आज 2017 में जब हम बैठे हुए हैं ना, तो 77 की सार्थकता 2017 में नहीं है। ठीक है सर। जहां आज का प्रश्न, ठीक है, आज के प्रश्न में मैं एक उदाहरण अभी जो आपको जमा की का दे रहा था, उदाहरण सर, कांग्रेस के थे 11% वोट और साथ के 29% वोट थे। अगर जमाई होना होता तो 29 जमा 11 आपके तो वैसे हमें हरा देना चाहिए था। ठीक है सर, मैं इस एग्जांपल को लेके जाऊंगा अनिल जी के पास और उनसे कमेंट लूंगा। लेकिन सुधींद्र भदौरिया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुधींद्र भदौरिया, यहां पर एक बात साफ कही जा रही है पॉलिटिकल पंडितों की तरफ से कि अगर बिहार की तरह महागठबंधन हो जाता यूपी में और बीएसपी एसपी कांग्रेस साथ में होते तो शायद इतनी बुरी हार नहीं होती। तो वो तो हो गया है, लेकिन 2019 में क्या कोई ऐसी संभावना दिखती है जहां मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए आप ऐसे महागठबंधन में शामिल हो, जहां पर समाजवादी पार्टी भी हो, जहां पर बहुजन समाज पार्टी भी हो, और आपको लगता है कि वो ऐसा महागठबंधन बन सकता है जिसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी करे या कोई और करे? देखिए, अभी तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो चुनाव हुआ है इसमें जिस प्रकार से हमने देखा है उत्तर प्रदेश के अंदर ईवीएम की जो गड़बड़ियां हुई हैं, तो ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हमें बहुजन समाज पार्टी को बहन मायावती जी ने जो निर्देश दिए हैं, इसके लिए हमें उनका पालन करते हुए आने वाले दिनों में जो राजनीतिक चुनौतियां और होंगी। लेकिन सर, आपकी इस बात को तो कांग्रेस ने नकार दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि ये बात बेसलेस है और इसके आपके साथ सबसे बड़ा विपक्षी दल वो ही नहीं आ रहा। देखिए, वो कुछ भी कहे, वो कहने के लिए स्वतंत्र हैं और हम आपको कई पोलिंग बूथ, कई विधानसभाएं गिना सकते हैं। हमारे पास नाम है, हमने उसको ट्वीट भी किया, फेसबुक पे भी डाला है, जहां पर इनको पूरा गांव एफिडेविट देने के लिए तैयार है, वोट नहीं दिया है और फिर भी बीजेपी को वोट मिल गया है। ये भी तो कुछ समझने की और जरूरत है इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए। मतलब आप साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी ने ईवीएम टैंपरिंग की। ठीक है, ये जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है,
ये जो सबसे बड़ी चुनौती है, इसका हमें मुकाबला सर, लेकिन 2019 की बात करते हैं। नावेद सिद्दीकी, मैं आता हूं आपके पास 1 मिनट में। सर, 2019 में सड़क तक और सड़क से लेके जिले तक हर जगह जहां जरूरी होगा ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन 2019 में क्या देखते हैं सर? अगर इलेक्शन कमीशन कुछ करता है, इलेक्शन कमीशन तो साफ कर दिया टैंपरिंग नहीं है, वो किसी भी पार्टी को कहने के लिए तैयार है, लेकिन 2019 की बात करते हैं सर। 2019 में क्या कोई ऐसा फ्रंट आएगा जो बीजेपी और पीएम मोदी के विजय रथ को रोक पाएगा, जो 2017 में हमने देखा है? देखिए, इस देश ने बहुत सारे नेताओं का उतार और चढ़ाव देखा है। नावेद भाई, 1 मिनट में आ रहा हूं। पार्टियों के उतार और चढ़ाव भी देखे हैं। किससे पूछा है सवाल? भदौरिया जी से। उतार और चढ़ाव भी देखे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, उस खिलवाड़ के विरुद्ध इस देश की जनता खड़ी होगी और इस देश के अंदर निस्संदेह एक विकल्प होगा। बहन मायावती जी उसकी एक प्रमुख धुरी होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, लेकिन लगता नहीं, आपको लगता नहीं कि अब आप लोगों को उस पुराने परंपरागत पॉलिटिकल सिस्टम से निकलने की जरूरत है, जहां कास्ट बेस और रिलीजन बेस आप लोग पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जाती थी? क्योंकि अगर बीएसपी का उदाहरण लें, जिसको कहा जाता है कि दलित सबसे ज्यादा वोट देते थे, दलितों की बहुल सीट पर 132 सीटों में 106 बीजेपी जीत गई है सर, जबकि बीएसपी 8 सीटों पर जीती है। तो आपको लगता नहीं कि 2019 में आपको एक नए एजेंडे के तहत जाने की जरूरत है? रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स आप दूसरों को कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं नावेद भाई, 1 मिनट। नावेद भाई 1 मिनट लगा रहता है। नहीं, भदौरिया साहब को आप कह रहे हैं, आदरणीय भदौरिया साहब को आप ये कह रहे हैं हारना लगा रहता है। पर मूल बात ये है कि हमारे इतने वोट लूटे गए, उसके बावजूद हमें 23% वोट मिला है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी चुनौती होगी, उसका हम सक्षम है और जनता सर, विकल्प क्या है? 2017 में जो रिजल्ट आया, वो तो लगता है कि उसने जाति और धर्म की सारी दीवारें तोड़ दी हैं। और आप अभी भी आपको अगर अभी भी नहीं आप नहीं चेत रहे हैं, अभी भी नहीं बदल रहे हैं, तो उसके बाद 2019 में आपके सामने क्या रणनीति होगी? मैं आता हूं आपको। नावेद भाई, क्या आपको लगता नहीं कि अब कास्टिज्म, रिलीजन बेस्ड इन सभी पॉलिटिक्स को छोड़कर अब डेवलपमेंट का एजेंडा सबको रखना पड़ेगा? और कहीं ना कहीं यही इस चुनाव में दिखा दिया है, क्योंकि अगर ओबीसी की बात कर लें, अगर हम दलितों की बात कर लें, अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात कर लें, तो अक्रॉस ऑल द कास्ट एंड रिलीजन्स बीजेपी को हर जगह से वोट मिलते दिखे हैं, चाहे वो जाट हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो और चाहे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो। गौरव साहब, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करने की बात, जो भी आपने इल्जाम हमारे गेस्ट बैठे हुए आदरणीय भदौरिया साहब, उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया आपने कि रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स और ये सब सारी चीज, तो आप जरा थोड़ा सा 2017 में ये भी तो देखें कि रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स की किसने आखिरी फेजेस में जाकर के शमशान और फिर कब्रिस्तान और उसके बाद होली और दिवाली और ईद और न जाने बिजली को बांट दिया। बताइए, बिजली हमारे देश की परेशान हो गई, वो सोचने लगी मैं हिंदू और मुसलमान हो गई। तो हमारे मुल्क की जो बिजली है, जो बिजली सिर्फ बिजली है, जो रोशन करती है, जो रोशनी देती है, जो लोगों के घर में उजाला करती है, अब उसको भी हिंदू और मुसलमान कर दिया। तो रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स की किसने? नहीं, तो हमारे ऊपर तो इल्जाम लगता है, ठीक है, कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस ने किया किसने, ये बताइए। ठीक है, सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए। ये रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, जवाब दीजिए, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स नहीं है। गौरव जी, पहले तो मैं ईवीएम का जवाब दे दूं। अब आप देखिए कितनी विडंबना है कि यूपी प्रदेश की राज्य सरकार किसकी है? सपा की है। और वहां पे हम ईवीएम का खेल करके जीत जाएंगे। और जहां अपनी राज्य सरकार है पंजाब, वहां हम ईवीएम का खेल नहीं कर पाएंगे और कांग्रेस जीत जाएगी। नहीं दे रहा। ऐसा बेतुका लॉजिक देना, तर्क देना, आपको लगता नहीं कुतर्क है? कोई सामान्य बुद्धि से भी तो बात करे कि अगर यही संभव होता तो भैया पंजाब क्यों हारते हैं हम? हमने कभी कहा कि हम पंजाब नहीं हारे? हमने कहा हम हारे। हमने कहा कि जनाक्रोश हमारे खिलाफ था। जनाक्रोश जो सरकार हमने दी थी उससे आक्रोशित था और इसलिए हम हारे, हमने कहा।
और अगर ईवीएम ही जिताने और हराने वाली होती तो भैया हम तो पहले पंजाब जीतते, क्योंकि वहां तो सरकार अपनी थी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है हार में हताशाएं होती हैं, लेकिन हार में आप सत्यता से ही नकार ले, मुंह फेर ले तो जरूर फेरिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मन में कुछ भी समझाने का। ठीक है, मुझे लगता है इस चुनाव के परिणामों के बाद फिर हम वो जो सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता की बहस जो आरोप ये लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम, आपने बिजली को भी हिंदू मुस्लिम बना दिया और आप दूसरे को कहते हैं कि जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। एक छोटा सा जवाब, फिर मुझे एक ब्रेक लेना है। मैं वो कह रहा हूं, हमने तो हिंदू मुस्लिम बिजली नहीं होनी चाहिए ये कहा, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम कर दी थी बिजली को, ये तो जवाब वो देंगे। चलिए ठीक है, इसी नोट पर कि हिंदू मुस्लिम बिजली भी हो सकती है कि नहीं, लेकिन 2019 में क्या होगा? क्या 2019 में हिंदू मुस्लिम होगा या 2019 में डेवलपमेंट एजेंडा होगा? क्या यह चुनाव 2017 का ही दिखाता नहीं है कि कहीं ना कहीं एक नया वोट बैंक तैयार हुआ है, जिसमें किसान भी हैं, जिसमें यूथ भी हैं, जिसमें निचली जातियां भी हैं, जिसमें सवर्ण भी हैं, और वो कहीं ना कहीं विकास के एजेंडे पर वोट करना चाहते हैं? और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। सुधांशु मित्तल, पीएल पुनिया, नावेद सिद्दीकी, राजीव रंजन, अनिल आनंद और सुधींद्र भदौरिया, आप सब हैं मेरे साथ। और पीएल पुनिया, आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। पीएल पुनिया, क्या लगता नहीं आपको कि बजाय इसके कि आप कुछ ये बात करें कि इलेक्शन कैसे लड़ा गया, नहीं लड़ा गया, फोकस अब फ्यूचर पे होना चाहिए? क्योंकि इस इलेक्शन में कहने की दिखता है कि एक नई वोटिंग क्लास सर तैयार हुई है, जो मैंने ब्रेक से पहले कहा था। उसमें किसान भी है, उसमें यूथ भी है, उसमें मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उसमें एक गांव में काम करने वाला मजदूर भी है, और नीची और ऊंची सभी जातियों के लोग हैं। क्या आपको लगता नहीं कि पीएम मोदी के नाम पर एक नया वोट बैंक तैयार हो गया है, जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है? देखिए, आपने पहले भी डिस्कशन में किया कि जो चुनाव का एजेंडा विकास होना चाहिए या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बंटवारा समाज का। तो हर व्यक्ति, जैसे अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये कहा कि काम बोलता है, अपने काम गिनाते थे। मैंने कई मीटिंगों में देखा वो सिर्फ अपने कामों की बात करते थे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी, वो जो विकास की बात नहीं, फिर व्यक्तिगत आक्षेप की बात करते थे। वो कब्रिस्तान और शमशान की बात करने लगे। वो त्योहार में बिजली, अलग अलग त्योहारों में बिजली में भेदभाव की बात करने लगे। उससे क्या है? वो विकास की बात, उससे तो विकास की का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कब्रिस्तान की बात करते हैं, शमशान की बात करते हैं, तो उसमें विकास की कौन सी बात है? तो उनका मुख्य एजेंडा यही तो रहता है कि किसी न किसी तरह से पोलराइजेशन कैसे लेते हैं सर, जो आपके द्वारा उठाया गया। एक मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक अगर ये कहते हैं कि साहब वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया में भी वो उनके कैंडिडेट जीत गए, तो आप हकीकत जान लीजिए मुस्लिम बाहुल्य का क्या माने है। वहां 20% होंगे, 30% होंगे, लेकिन उसके बाद 70% तो अदर देन मुस्लिम्स हैं। और जब आप पोलराइजेशन करेंगे तो ज्यादा वोट होंगे, तो वो जीतने की संभावना रहेगी कि नहीं रहेगी? अच्छा ठीक है, तो इसलिए मैं आपकी बात का मतलब है कि डेवलपमेंट भाजपा को वोट दिया, पूरी तरह से फर्जी है, पूरी तरह से फर्जी आर्गुमेंट है। जीत गए आप ये कह रहे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है सर? आपके अलाई रहे हैं और अभी भी जम्मू कश्मीर में 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से अभी भी अलायंस किया है। उमर अब्दुल्ला ने जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उसी दिन ट्वीट कर दिया कि फिलहाल देश में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मोदी या बीजेपी को हरा सके। एट दिस रेट वी शुड फॉरगेट 2019 एंड वी शुड बी रेडी फॉर 2024। हमको 2024 की तैयारी अब करना चाहिए। इसका क्या मतलब समझते हैं आप? तो क्या उमर अब्दुल्ला क्या 2019 के चुनाव के कस्टोडियन हैं? क्या वही तय करेंगे, वही बनाएंगे? ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, और व्यक्तिगत बयान को इतना बड़ा चढ़ा के सब पूरा करेंगे। नहीं जाए हो, लेकिन वो व्यक्तिगत हैसियत से अपनी बात कर रहे हैं। वो हमारी मीटिंग में आके तो उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने एक फर्स्ट रिएक्शन के रूप में, एक पहला एक रिएक्शन के रूप में उन्होंने कह दिया, तो उसके कोई उनके बयान को खारिज करते हैं। ठीक है भदौरिया साहब जी, देखिए इस देश में बहुत बड़े बड़े नेताओं के विकल्प बने हैं। यहाँ इंदिरा गांधी हारी हैं, यहाँ जवाहरलाल नेहरू के बाद जो सबसे बड़ा वोट मिला राजीव गांधी का, वो हारे हैं। तो मोदी जी उन लोगों के मुकाबले में उनके पैर के नाखून नहीं है जनाधार के मामले में और वोट के और सीटों के मामले में। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई अगर ये व्यक्ति कहता तो गलत है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है।
जनता सर्वोपरि होती है। जनता इसी को जिसको उठाया है उसको गिराएगी, और आप देखिएगा शीघ्र, क्योंकि इन्होंने आज ही स्वीकार किया। सवाल तो यही हम पूछ रहे हैं, आप मेरे सवाल को समझे नहीं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो इस वक्त का सबसे बड़ा चेहरा है, उसके सामने कोई चेहरा दिख नहीं रहा अभी सर। वो चेहरा मायावती होंगी, वो राहुल गांधी होंगे, वो अखिलेश यादव होंगे, नीतीश कुमार होंगे, कौन होगा वो चेहरा? देखिए एक चीज जान लीजिए, केवल फर्जी प्रचार का सहारा लेके सत्ता में आए, सिद्धांतों केवल फर्जी नीतियों से, सिद्धांतों से, कार्यक्रमों से। और मैं आपको बता दूं, और चेहरा भी मिल जाएगा। बहन मायावती जी लगी हुई है, और इसमें मैं आपको बतला दूं सब कुछ हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा रिएक्शन नावेद सिद्दीकी का, उसके बाद सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूं। नावेद सिद्दीकी की बात जोड़ लेते हैं इसमें, फिर आप उनकी बातों का रिप्लाई कीजिएगा। नावेद सिद्दीकी 20 सेकेंड। गौरव जी देखिए, हमारे मुल्क की जो जनता है, हमारे जो प्रदेश की आवाम है, बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है, बहुत सीधी है, बहुत भोली भाली है, और तभी इसीलिए कहते हैं कि मेरा देश महान है। हमारे यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं। होता क्या है कि अगर उनको कोई नई चीज बीच में बता दीजिए तो पुराने अगर जो उनको जख्म दिए हैं, यानी कि अगर उनसे नौकरी का वादा किया था, नौकरी नहीं दी, ये सारी चीजें, तो अपनी चीजें घुमाने के लिए कुछ नई चीजें बता दिए तो जनता जो क्या है वो पुरानी चीज भूल जाएगी और वो नई चीज फौरन उससे मुखातिब हो जाएगी। वो याद इतना नादान समझते हैं नावेद सिद्दीकी, मुझे लगता है आप जनता को इतना नादान मत समझिए सर। आप जनता को इतना नादान मत समझिए सर। आप वोट देने वाले लोगों को इतना नादान मत समझिए। राजीव रंजन में आ रहा हूं। नोटबंदी से हटाने के लिए सुनिए सर, आप ही लोग थे जो कह रहे थे कि यूपी का इलेक्शन नोटबंदी पर सबसे बड़ा रेफरेंडम होगा। मुसलमान कर दिया आप ही लोग थे। पूरा विपक्ष कह रहा था कि नोटबंदी पर शमशान कर दिया, सबसे बड़ा रेफरेंडम होगा। आप कैसे देखें इसको? अब कैसे देखें इसको? ये किसने कहा सर? सारी विपक्षी पार्टियां ये कह रही थी। किसी ने मैंने आपसे बताया ना, मैंने आपसे बताया हवा का रुख मोड़ दिया गया। तो नहीं कहा हवा का रुख, विकास की बात, जो हवा का रुख था वो मोड़ दिया गया। जनाब सुधांशु जी जवाब दीजिए। हवा का रुख मोड़ दिया आप लोगों ने। आप लोगों ने जनता को बरगला दिया, आप लोगों ने उनका दिमाग भ्रमित कर दिया। हम कब्रिस्तान की तरफ चले गए, हम शमशान की तरफ चले गए, बिजली को हिंदू मुसलमान कर दिया। यानी कि हम लोगों ने क्या कर दिया, जनता का माइंड सेट जो था, पहले 3 चरण में जिस बुरी तरह से आप लोग हारे, तो जनता वही गौरव जी मैं बोलूं, बाद में जो पहले 3 चरण में जनता को याद रहती है, पुरानी मैं थोड़ा बोलूं नावेद भाई, अब यही है हमारे, इसीलिए भाई आपसे निवेदन कर लूं, बहुत अच्छी है। सुन लीजिए नावेद जी, सुन लीजिए, बोलिए सुधांशु मित्तल। जो पहले 3 चरण के चुनावों में तब तक तो कोई इसकी बात ही नहीं थी ना, कब्रिस्तान की और शमशान की बात तो पहले 3 चरणों में थी नहीं। और उन चरणों में आप जिस बुरी तरह से हारे, तो वो क्यों हार गए भाई? आप जानते हैं 7 चरणों में एक ही हाल हुआ है। पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक उसी बुरी तरह से आप लोग हारे हैं। तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे या नाचना आगे जाने आंगन टेढ़ा, नाम लिया फिर। ये चरितार्थ करना कब्रिस्तान का राजनीति को शोभा नहीं देता। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, राजीव रंजन से थोड़ा सा तहजीब से। मेरा ये कहना है कि इन्होंने नोटबंदी का जन संग्रह करवाया था, उसमें जनता ने नरेंद्र मोदी का साथ, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को नकारा, जनता ने साथ दिया। इन्होंने ईमानदार सरकार को नकारा, जनता ने साथ दिया। क्यों? क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था में एक बेईमान संगठन, दूसरा एक ऐसी सरकार जिसमें गुंडाई के अलावा 5 साल में कुछ करा ना हो। ठीक है। तो जब वैकल्पिक व्यवस्था में देखते हैं और इधर जब ये देखते हैं कि एक आदमी गरीबों के लिए काम कर रहा है, एक आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, क्या हो गया आप लोग? थोड़े सभ्य लोग हैं आप लोग, कैसे असभ्य की तरह आप लोग आचरण दिखा रहे अपना? छोड़ दीजिए सब। राजीव रंजन आप बोलिए। जो नोटबंदी में क्या क्या मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार को ऐसा मोर्चा बना पाएंगे? राजीव रंजन, छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब। कुव्वत इस सरकार के पास नहीं। नीतीश कुमार जी एक विजनरी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, गठबंधन राजनीति के एक रोल मॉडल हैं,
पहले एनडीए के लीडर रहे और आज महागठबंधन के नेता हैं, उनकी स्वीकार्यता गठबंधन की राजनीति में है। बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, या बनाना चाहते हैं कि नहीं? देश में अगर महागठबंधन, लोग तो कह रहे हैं बीजेपी के साथ ना जाए 2019 में। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पीएम मोदी 2017 में भारी पड़े हैं, इसको कोई नहीं काट सकता, लेकिन 2019 की तैयारी में भी बीजेपी अभी से जुट गई है और दूर दूर तक विपक्ष के पास उसकी कोई काट फिलहाल नहीं दिख रही है। हमारी यही कोशिश की थी हम विपक्षी दलों से बात करके पूछ सके कि उनकी क्या तैयारी हो सकती है। कोई सॉलिड आंसर और कोई कॉन्क्रीट आंसर सामने नहीं आता। विपक्षी दल अभी भी एक दूसरे के साथ जुड़ने की उम्मीद में तो हैं, लेकिन वो कौन सी शर्तें होंगी, वो कौन सा आधार होगा, अभी तक किसी के सामने नहीं है। लेकिन समय है, अभी देखते हैं आने वाले वक्त में ऐसा कोई मोर्चा बनता है जो मोदी वर्सेस ऑल की बात को एक बार फिर से दिखाए 2019 के इलेक्शन में। इंतजार रहेगा। फिलहाल तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSBD, बिग स्टोरी बिग डिबेट। नमस्कार।